तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो असहयोग आंदोलन को लेकर ही है। असहयोग आंदोलन जो है वो कैसे कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से क्षेत्र के लोगों ने कैसे कैसे काम किया, है ना। यहाँ पर गुरिल्ला जो चलाता है, राजू के बारे में आता है। गांधी के विरोधी थे, लेकिन गांधी की मंशा की तारीफ करते थे कि भाई देश को आजाद करना चाहते हैं। बल्लारी, क्या नाम था उनका, नाम था, नाम ऊटपटांग था। राजू, अल्लूरी सीतारमन राजू, सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती। लेकिन उनको फांसी दे दी गई 1924 में। अपने आप को वो अमर समझते होंगे। ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बागानों में स्वराज। अब इस टॉपिक में क्या आता है, इस टॉपिक में ये आता है कि जो मजदूर उत्तर पूर्व में बागानों में मजदूरी कर रहे थे, उन्होंने जो है वो बेचारे फंस गए एक तरह से गांधी जी के आंदोलन में। यहाँ पर 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाजत उन्हें बिल्ले ही कभी मिलती थी। उनको बाहर जाने की इजाजत ही नहीं मिलती थी। जब उन्होंने आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करते हुए जो है वो बाहर निकल गए, बागान छोड़ दिए उन्होंने। उन्होंने किसके कारण से, अब गांधी राज आ रहा है इसलिए हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी, उन्होंने ऐसा सोचा असहयोग आंदोलन में। उन्होंने सोचा कि अब अपनी जमीन होगी, अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, बहुत कर ली गुलामी, अपन तो जा रहे हैं बाहर, गांधी जी अपन को जमीन दिलवाएंगे। उन्होंने जो है लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई हुई। तो बेचारे जो है वो बाहर निकले थे काहे के लिए, कि उनको जमीन मिल जाएगी, खुद की खेती करेंगे, अब उनको वो नहीं करना पड़े, तो बेचारे फंस गए वो। स्टीम की हड़ताल हो गई, क्योंकि स्टीमर, रेलवे स्टीमर की हड़ताल क्यों हो गई, वहां भी इंडियंस ही काम कर रहे थे, उन्होंने ट्रेनें बंद कर दी। बेचारे ये लोग बीच में फंस गए, पुलिस वालों ने पकड़ा और दिए धमाधम, है ना। तो वो गांधी जी के कारण से बेचारे, हंसना नहीं चाहिए सॉरी, लेकिन वो अब वो किस्मत बोलेंगे ना इसको। इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए ऐसे युग का घोतक था जो सारे कष्टकारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर जिक्र आ रहा है चौरी चौरा हत्याकांड का। तो असहयोग आंदोलन जो है वो खत्म हुआ। चौरी चौरा जो है वो यूपी में जगह का नाम है। वहां पर लोगों ने क्या किया असहयोग आंदोलन में, पुलिस थाने का घेराव कर लिया और जिंदा जला दिया पुलिस वालों को, आग लगा दी थाने में। तो गांधी जी इससे दुखित हो गए, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद जो है वो, उसके बाद फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्ताधारी को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्ष से थक चुके थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भाई गांधी जी ने मना कर दिया था कि असहयोग करना है तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ कांग्रेस चाहते थे कि भाई अब चुनाव लड़ना चाहिए। हम उनको लगता था कि अगर अंग्रेजों का विरोध करना है तो हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा, है ना, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, सिस्टम में जाकर उसमें सुधार करना पड़ेंगे। हाँ। इसके बाद आता है साइमन कमीशन। अभी साइमन कमीशन क्या था, 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत लौटा, भारत पहुंचा। तो उन्हें साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन मतलब होता है एक दल, दल मतलब समूह। तो साइमन उसके नेता थे। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन जो आया था वो आया था, अंग्रेजी शासन ने भेजा था, अंग्रेजी हुकूमत ने भेजा था, रानी ने भेजा था वहां। इस टाइम शायद रानी होंगी कि राजा थे, रानी होंगी जहां तक है। नहीं यार, राजा होंगे, क्योंकि 1900 भारत में आजादी के समय तो रानी थी, इस टाइम नहीं होंगी लेकिन रानी, टाइम राजा होंगे। जो भी हो खैर, अपन को रानी राजा से क्या करना। तो वहां के जो है, सन का फैक्ट वाली बात है ना, फैक्ट में थोड़ा सा लूज हूँ, नहीं तो अभी तक कहाँ होता, है ना। कंपटीशन एग्जाम में फैक्ट ही पूछे जाते हैं, फैक्ट पे बात आती है। वायसराय कौन था, रानी कौन थी, राजा, वो याद नहीं रहते पता नहीं क्यों। खैर, जो भी था अपन प्रोसेस याद रखते हैं। कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उस पर याद रखते हैं। किसने किया, कब किया, ये वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वो अपन से बनते नहीं। सो वहां की से क्योंकि भारत में आंदोलन हो रहे थे लोग बाग, तो अंग्रेजों को भी लगा कि नहीं यार अब
जब आंदोलन हो रहे हैं, ये लोग मांग रहे हैं खुद का शासन चाहिए, तो फिर अपन कर सकते हैं भाई। आजाद, तो एक काम करो, एक सदस्य, एक संसदीय दल भेजो, भारत की स्टडी कर सके कि भारत को जो है आजाद करना है तो कैसे करना है आजाद। तो उन्होंने जो दल बनाया उसमें सब अंग्रेजी संसद के जो है वो सदस्य बना दिए, और जो लीडर था उस दल का नेतृत्व करने में, उसका नाम साइमन था। तो इसलिए उसको साइमन कमीशन नाम दिया। साइमन कमीशन क्यों आया था? भारत को आजादी दिलवाने के हिसाब से वो स्टडी करना चाहता था कि भारत को कैसे आजादी देंगे, कैसे कैसे स्टेट बनेगा, क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। तो अंग्रेज भारत ने इसका जो है वो विरोध शुरू कर दिया। बोले भाई भारत को आजाद होना है तो इस समिति में कोई इंडियन भी तो होना चाहिए। आपने अंग्रेजों अंग्रेजों की समिति भेज दी। इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, है ना। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए किसानों को भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था कि भारत जो है वो कैसे, भारत की संविधान व्यवस्था कैसे चल रही है और उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो शायद इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैंने बोल दिया आपसे कि भारत को आजादी देना है, उसकी स्टडी करना थी। नहीं, ऐसा नहीं था। भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसकी स्टडी करना थी। ये औपचारिक रूप से ऐसा लिखा गया, मूल भावना वही थी। तो भारत को अगर देखना है भाई कितना ज्यादा आंदोलन, ये लोग सच में काबिल हैं कि नहीं, शासन संभाल सकते हैं कि नहीं, टोरी सरकार ने इसलिए गठन किया था। औपचारिक रूप से उसको बोला है कि भाई संविधान इनका कैसा चल रहा है, संवैधानिक व्यवस्था कैसे चल रही है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसलिए भेज रहे हैं हम। खैर, 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐसा ऐलान कर दिया गया। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया गया है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है स्वतंत्र राज्य। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर का मसला देख लो आप। तो भारत ने क्या किया, डोमिनियन स्टेट का उसको स्टेटस दिया था कि भाई है हमारा राज्य, लेकिन हम थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रहे हैं इसको कि अपना आप संविधान बना लो, अपना सब कुछ कर लो, लेकिन अंततः शासन किसका होगा, वो भारत का ही होगा। तो उसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं, है ना। कि है राज्य हमारे, हमारे स्टेट है, लेकिन वहां के लोगों को हम थोड़ी स्वतंत्रता दे रहे हैं कि चलो आप अपना संविधान बना लो, आप अपने अपने तरीके तौर तरीके से रह लो, लेकिन अगर कुछ हमारे खिलाफ करोगे तो हम उसको कुचल देंगे, है ना। तो उसको डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया था। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो डोमिनियन स्टेट का स्टेटस का दर्जा दे दिया कि भाई आप स्वतंत्र होगे, हमारे अधीन रहोगे, लेकिन डोमिनियन स्टेट रहेगा आपका, स्वतंत्र होगे। और उस बात का ऐलान भी नहीं हुआ कब होगे, और बोला कि आप, हाँ, संविधान के बारे में बात करना है तो एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, आ जाओ इसमें, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था, उदारवादी और। खैर, यहाँ पर आता है दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, है ना। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस टाइम तय किया गया 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और लोगों को पूर्ण स्वराज देने के लिए शपथ भी देंगे। इसीलिए अपने यहाँ जो संविधान बनकर तो पहले तैयार हो गया था, 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन अपन ने उसको लागू 26 जनवरी 1930 को किया था, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग इसी टाइम की थी और स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। जब आजाद नहीं हुए थे लेकिन मना लिया था। इसलिए हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसके पीछे यही यही रीजन है। नहीं तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। चाहते तो हम उसी दिन मना सकते थे गणतंत्र दिवस, लेकिन फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया उसको, जानबूझकर, ताकि हम गणतंत्र दिवस मना सकें। तो ये उस दिन की शपथ है जो ली गई। इस शपथ को अगर उस पृष्ठभूमि से जोड़कर पढ़ोगे ना, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, कांग्रेस के ढेर सारे लीडर आए हुए हैं दुनिया, मतलब भारत भर से। वहां जो है 26 जनवरी 1950 को शपथ ली जा रही है अंग्रेजों के खिलाफ। क्या शपथ ली जा रही है? पूरे नेता होंगे, बड़ा सा टेंट लगा हुआ होगा, एक माइक लगा होगा, जो कि सब इकट्ठे लगे होंगे। सब ज्यादातर में से ज्यादातर लोग व्हाइट पहने हुए होंगे, बहुत कम लोग जो है दूसरे कलर में होंगे। आसपास जो है वो खुशफुसाहट है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कांग्रेस से कुछ डिसेंट। वहीं पर जो है सबने मिलकर एक शपथ लेते हैं कि अब हमको कैसे आगे बढ़ना है। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों।
जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रिटानी सरकार को न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ये कांग्रेस लीडर्स ने शपथ ली उस दिन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, है ना। उसके बाद जो है फिर पृष्ठभूमि आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। गांधी जी ने अब तक जो है बहुत सारी यात्राएं कर चुके थे पूरे भारत भर में, और अपना एक जन समर्थन तैयार कर लिया था, लोगों को तैयार कर लिया था कि अब हम दूसरे आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो दूसरा आंदोलन फिर छिड़ा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन बीच में छोड़ दिया गया क्योंकि वो चौरी चौरा कांड हो गया और हिंसक हो गया था, तो उनको रोकना पड़ा 1922 में। 1929 आते आते मतलब फिर से पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी। और 1931 में 1929 में ये हुआ, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हुआ। 30 में ही 31 जनवरी को वायसराय इरविन को एक खत लिखा, उसमें उन्होंने 11 सूत्री मांग ली। वायसराय इरविन कौन था? वही वायसराय, वही होते हैं ना राष्ट्रपति उस दौरान के, जो कि अंग्रेजी हुकूमत ने तय किया था, भारत के राष्ट्रपति, उनको वायसराय बोलते थे। लॉर्ड इरविन को जो है 11 सूत्री मांगे लिखी। उसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ उद्योगपति से लेकर किसानों तक से जुड़ी हुई थी। गांधी ने इन मांगों के लिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना था। कैसे? दिमाग में आ गया था आंदोलन शुरू करना है, अब शुरुआत कैसे करें इस आंदोलन की? लोग बाग तय हैं, अब पूरी पृष्ठभूमि तय है, लोग बाग तैयार हैं अब आंदोलन के लिए, अब शुरुआत कैसे करें? तो इरविन को पत्र लिखा, 11 सूत्री मांगे मांगे रखी उनके सामने कि हमारे कृषकों को ये परेशानी, व्यापारियों को ये परेशानी, जो हमारे लोग हैं सामान्य लोग, उनको टैक्स पर से ये परेशानी है। 11 सूत्री इस प्रकार की अलग अलग मांगे रखी, और उन मांगों में क्या उनका राजनीति क्या थी गांधी जी की? उनकी राजनीति समाज के सब लोगों के से जुड़ी हुई मांगे हों, ताकि इस आंदोलन में समाज के सब लोग भाग लें। तो और मालूम था इरविन तो मांगने नहीं वाला है वो मांगे, उसके कारण से क्या होगा, लोग भाग जुड़ेंगे आंदोलन में। हुआ क्या? शुरुआत करी नमक कानून तोड़ने से, कि नमक पर जो टैक्स लगा हुआ है इतना भारी, हम नहीं देंगे, है ना। तो फिर आती है फिर उसके बाद दांडी यात्रा की बात, जिसके बारे में अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो है दांडी यात्रा शुरू की गई। दांडी यात्रा का एक क्षेत्र है दांडी नामक स्थान, मतलब अपने आश्रम से निकले गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, और 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया, और जो ये क्या था, नमक कानून का उल्लंघन था कि हम तुम्हारा नमक नहीं खरीदेंगे, हम खुद का नमक बना सकते हैं। वहां से फिर दांडी मार्च के बारे में जिक्र आता है, और दांडी मार्च के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। तो वहां पर जो है फिर से वही हुआ। महीने भर बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालत और स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम सदन दमन का रास्ता अपनाया, और शांतिपूर्ण सत्याग्रह को मारा पीटी चालू हो गई। गांधी जी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी, है ना। तो यहाँ पर जो है हाँ, गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि भीड़ जो है फिर से कंट्रोल नहीं हुई थी सविनय उसमें, जैसा असहयोग आंदोलन में हुआ था। और आखिरी में उन्होंने गांधी इरविन जो है उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए कि चलो ठीक है, हम आंदोलन वापस ले रहे हैं, हम बात करने के लिए तैयार है, गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार है। तो अब पहले गोलमेज का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, शामिल नहीं हुई थी। फिर भी भारत के बहुत सारे लोग, जैसे अम्बेडकर जी की पार्टी जो थी, वो गोलमेज वन सम्मेलन में भाग ली थी। गोलमेज टू में फिर गांधी जी गए, लंदन गए। वहां वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो गोलमेज सम्मेलन मतलब गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और मतलब था कोई एक लीडर नहीं, सब आपस में मिलकर जो है बात करें कि आगे हमको कैसे काम करना है ना। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, आप समझ रहे हैं, आपके आंदोलन में कैसे कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो चीज यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर क्रांति किस देवी की पूजा पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। तो यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में
जिक्र आता है कि 23 साल थी जब उनको फांसी दी गई, उनकी उम्र 1929 में। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ये भी एक बात बड़ी उच्च थी। वो बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, वो हथियार के समर्थक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोगों में क्रांति फैले, लोग समझें कि जो है आज़ादी जो है वो केवल हाथ जोड़ने से नहीं मिलेगी। आपको जो है वो उग्र होना पड़ेगा, क्योंकि यंग थे, गुस्सा था, लोगों को मरते हुए देखा था, अपनों को मरते हुए देखा था। तो उसी की झलक उनके विचार में भी दिखती है। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषण होता है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इस आदर्शों के लिए, इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। अजीब बात है, गांधी जो भगत सिंह थे वो धार्मिक नहीं थे। वो जो थे वो जिसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक थे। और वो बोल रहे हैं कि गांधी की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। कि जो ये हवन वेदी बनी हुई है उसमें हम अपना जो युवा अवस्था है वो न्यौछावर करते हैं, डाल रहे हैं। बिना कोई नैवेद्य जब छोड़ा जाता है तो त्याग देखा जाता है। हम वो आस्तिक होकर बात कर रहे हैं, नास्तिक होते हुए, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकतापूर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये हुआ हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना। इसमें आप पढ़ोगे, अभी आएगा, क्वेश्चन आएगा तो उसमें बात करेंगे अपन डिटेल में, क्वेश्चन याद करने के लिए सविनय अवज्ञा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यकीनन जो है वो कुर्सी की आवाज है, यकीनन वो जो है पिछली बार सन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सन वगैरह आपके आंसर को जो है वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं टीचर के लिए। सन का यूज करना चाहिए आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च अगर कुछ लिख रहे हो तो सन बहुत आपके आंसर को, आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। और कॉन्फिडेंटली सन लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ सन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं थी। सीमाएं मतलब परेशानियां, किन कारणों से सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं हो पाया। तो ऐसा ही एक समूह अछूतों के साथ था। तो जो इसकी सीमा थी सबसे बड़ी ये थी कि जो हमारे भारत देश के, हाँ, हरिजन लोग थे, मतलब जो वो थे, निम्न जातियों से लोग थे, उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस का साथ देने से मना कर दिया। क्योंकि उनके लिए ये लोग जो थे वो एक बड़ी जाति के लोग थे, और वो लोग उससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे, समाज की वर्ण व्यवस्था से, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता था उस वर्ण व्यवस्था से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा तो जो है भाई, हम अलग चलेंगे, इनको जो करना है कांग्रेस को जो करते रहे, हमको तो अंग्रेज अच्छे हैं, हम शासन व्यवस्था में भाग लेंगे, हम लीडर तय करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो गांधी जी के लिए परेशानी खड़ा हो गया। गांधी जी ने आह्वान किया कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, और ये लोग बोलने लगे कि नहीं, हम, ये भी इंडियंस ही थे ना, बोलने लगे कि नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। उससे परेशानी खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अगर चुनाव नहीं लड़ रही है तो फिर जीतेगा कौन? ये लोग। पूरी सरकार में जो है वो ये लोग जो जिनको अछूत कहा जा रहा है, तो वो लोग जो है वो उनके उसके कारण से होगा क्या? अंग्रेजों पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अंग्रेज जो छोड़ने वाले थे वो छोड़ेंगे नहीं। तो गांधी जी ने बड़ी मुश्किल से जो है लीडर जो थे इनके, अम्बेडकर साहब, उनको फिर समझाया। और इनकी भी वाजिब थी मांगे कि इनके साथ जो है वो अंग्रेज ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, ब्राह्मणों और ठाकुरों ने बहुत ज्यादा व्यवहार बेकार किया है इनके साथ, बिल्कुल सही मांगे थी इनकी। लेकिन फिर गांधी जी ने समझाया अम्बेडकर को, और वो समझाना हुआ पूना पैक्ट के कारण से। डॉक्टर अम्बेडकर 1930 में दलितों के दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। वहां पर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। फाइनली अम्बेडकर मान गए गांधी जी की बात। चलो ठीक है, मान जाते हैं हम, और हम जो है आपका साथ देते हैं। फाइनली फिर उसके बाद जो है अच्छा, इसमें मुस्लिमों ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया, क्योंकि क्योंकि उस टाइम तो खिलाफत आंदोलन के तहत मदद मिल गई थी असहयोग आंदोलन में। लेकिन अब तक मुस्लिम लीग का जो, अब तक मतलब 1930 तक अम, हिंदू महासभा, देखो 1920 के दशक में हिंदू महासभा जैसे संगठन बन गए थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम होने लगी थी बात, और कड़ी रख दी गई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही। वो तो असहयोग आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन के कारण से साथ मिला मुस्लिमों को। इन सभी ने अवज्ञ आंदोलन आते आते जो है वो, ये प्रभाव मुस्लिमों पर इनका कम हो गया कांग्रेस का, और वो मुस्लिम लीग की तरफ ज्यादा झुक गए मुस्लिम। इसके कारण से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं मतलब थोड़ा सा कमजोर पड़ा।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी हिंदू मुस्लिम के बीच। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के सवाल पे। मुस्लिम लीग चाहती थी, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिन्ना अड़े हुए थे कि जो जहां पर मुस्लिम आबादी वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट चुनकर आए। उस पर कांग्रेस आज नहीं हो। कांग्रेस बोलती है भाई जो जीतेगा वो जीतेगा, हिंदू भी खड़ा हो सकता है, जो लोग वोट देंगे वो जीतेगा। इस पर जो है वो विवाद अड़ा रहा। तो फिर यहाँ पर 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल के मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से एक पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर विचार जोर दिया। मतलब वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग चुनाव हो। इसके बाद से बात बिगड़ती चली गई और फिर अंत में विभाजन हुआ, है ना। सामूहिक अपनेपन का भाव, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात आ रहा है। स्वदेशी एंड स्वदेशी, स्वदेशी एंड स्वदेशी विल बी अवर क्राई फॉर एवर। तो लोकमान तिलक के बारे में है ये। उन्होंने कह दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वही बात लिखी हुई। उसके बाद यहाँ पर भारत माता की छवि है। किसने बनाया था? अभिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रख्यात छवि को जो है वो घेरा था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी जो एक फेमस बुक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। इसको आप जानते हो। यहाँ पर जो है भारत माता के प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे उनको जो है वो एक आइडल बनाया गया, ताकि जो है लोग बागों को एक अपनेपन का भाव दिख सके भारत माता में, क्योंकि वहाँ जर्मेनिया जैसे वहाँ वहाँ से उन्होंने उदाहरण लिया। आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन लिखा हुआ है, पता होना चाहिए। 8 अगस्त 1942। इसमें 14 जुलाई क्यों लिखा है? हाँ, 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, प्रसिद्ध नारा करो या मरो, है ना। तो अब ये चैप्टर के बारे में आप बेसिक जान चुके हो कि इस चैप्टर के बारे में क्या है। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। शुरुआत से लेकर आखिर तक आप माइंड में बन गया होगा कि आपको जो है सबसे पहले कैसे जो खिलाफत आंदोलन था वो क्या था, असहयोग आंदोलन था वो क्या था, गांधी जी के शुरुआती आंदोलन कौन से, चंपारण और खेड़ा आंदोलन जो थे वो थे। फिर उसके बाद बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ, खत्म कैसे हुआ, फरवरी 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो है वो खत्म हुआ। उसके बाद जो है वो पृष्ठभूमि तैयार हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की 1929 में। जो हमारे वो हुआ, क्या बोलते हैं, 1929 में जो साइमन कमीशन था। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था ये ऑब्जेक्टिव बनता है, देखेंगे कल। उसके फैक्ट के बारे में कल देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फिर दांडी मार्च के साथ शुरू होता है। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपनी सीमाएं थी, ज़्यादा सफल नहीं हो पाया आंदोलन। कई सारे रीजन थे, जिसमें से एक दलित वर्ग एसोसिएशन अम्बेडकर जी का चुनाव लड़ने का डिसीजन, जिसके बाद पूना पैक के बाद थोड़ा सा वो समझे, लेकिन मुस्लिमों का साथ नहीं देना भी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के अंतर्गत आता है। आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन आता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। जलियांवाला हत्याकांड बाग जरूरी है, रॉलेट एक्ट जरूरी है, साइमन कमीशन जरूरी टर्म आता है इसमें, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार जरूरी टर्म है। फिर उसके बाद जो है भारत माता की छवि के बारे में क्वेश्चन आता है, वो भी जरूरी टर्म है। बड़े क्वेश्चन कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं भी आ सकता है, सविनय अवज्ञा में अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने किस प्रकार से भाग लिया वो वाला आ सकता है। असहयोग आंदोलन में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, शहरी क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के, आदिवासी क्षेत्रों के, बागानों के क्षेत्र के, तीनों के कैसे कैसे लोगों ने भाग लिया और क्या क्या काम किए वो। और असहयोग आंदोलन के निष्कर्ष कहने के लिए वो भी आ सकता है ना। तो ये चीज बड़े बड़े क्वेश्चन है, कल से देखेंगे। एक दो दिन में देखते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कल से, है ना। उम्मीद है आज कुछ नया सीखा होगा कल की, मतलब अभी बोर नहीं हुए होगा आज की क्लास में, ऐसा मुझे लगता है, अनुमान है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय हिंद सभी को। गुड नाइट भैया।